नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। एक तरफ आतंक, दूसरी तरफ माओवाद। जी, इन्हीं प्रभावित क्षेत्रों में कल वोटिंग होने वाली है। दस्तक में बात जरूर होगी, लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी एक मरीचिका के समान इस दौर में आकर निकल पड़े हैं। तमाम नेता घेरना चाहते हैं, एक साथ जुटते हैं, लेकिन हाथ हथेली दोनों खाली रहते हैं। बहरहाल इन सब के बीच एक इम्तिहान तो सार्क में होना है। सार्क में नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त पहला फोन नवाज शरीफ को बुलाकर न्योता देने का था और उसके बाद सार्क तमाम देश पहुंचे थे। लेकिन आज जब विदेश मंत्री पहुंची काठमांडू, उन्होंने क्या कहा, मुलाकात होगी या नहीं? Is there a bilateral between the Pakistan Prime Minister and the Indian Prime Minister? ये सब चीजों के लिए कल तक इंतजार करिए। Is there a bilateral between the Pakistan Prime Minister and the Indian Prime Minister? ये सब चीजों के लिए कल तक इंतजार करिए। मैम, एक क्वेश्चन। कल तक इंतजार, और उसके बाद सुषमा स्वराज जी उठ के खड़ी हो गई। जरा सा 12 साल पहले चले जाइए, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी कुछ ऐसे ही तलखी के बीच, इन सब के बीच सवाल था कि अटल बिहारी वाजपेयी मुशर्रफ से नहीं मिलेंगे। उस दौर की तस्वीरों को देखिए कि 12 बरस बाद क्या स्थिति दोहराई जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी शांत बैठे थे, मुशर्रफ भाषण देने पहुंचे, उसके बाद कुर्सी से उठे और जिस तरीके से उनके कदम बढ़े और बगल में आके उन्होंने अपना हाथ जिस तरीके से बढ़ाया मिलाया, ये देखिए। वाजपेयी जी को उठना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ा, तलखी दूर हुई नहीं थी। लेकिन ये 12 साल पहले के मुशर्रफ, 12 साल पहले का सार्क, और संयोग से काठमांडू में ही ये सार्क सम्मेलन हुआ था। अब इन सब के बीच एक सवाल है, क्या 12 बरस के बाद इस बार सार्क सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं काठमांडू के लिए, ये तमाम स्थितियां दोहराई जाएंगी? कौन बनेगा इस दौर में मुशर्रफ? कौन चाल चल देगा? क्योंकि इन सब के बीच अमेरिका लगातार कहते रहा है कि कम से कम दोनों देशों को बातचीत तो करती रहनी चाहिए, और इस वक्त तो भारत में उत्साह है कि 26 जनवरी को ओबामा आ रहे हैं। 12, लेकिन आइए जरा इस मरीचिका को तलाशने की कोशिश की जाए। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें मोदी मरीचिका देश के भीतर सियासत में कहीं ना कहीं हर किसी के सामने है, लेकिन मोदी मरीचिका की तरफ बार बार फिसल जाते हैं। दाव इस वक्त बंगाल से निकला है और ममता बनर्जी ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि हम दिल्ली आकर भी सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं, लेकिन इस वक्त निशाने पर उन्होंने सीबीआई के मद्देनजर सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सत्ता और विरोधियों के बीच सीबीआई फिर फंस गई है। इस बार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई को निशाने पर लिया है, लेकिन सीबीआई के पीछे मोदी सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये आरोप भी जड़ दिया है। महत्वपूर्ण है कि सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर ममता सरकार को घेरना शुरू किया, तो ममता ने सीबीआई के पीछे मोदी सरकार की साजिश करार दिया। सब पश्चिमोदी दे भगवान गुजराटे अनेक दांगा करेছো भाई और गुजराटेर रक्त निয়েছো बांगलार रक्त और नियो ना भाई अनेक दांगा তোমরা করেছো আর दांगा ना। यानी एक बार फिर सीबीआई की जांच को राजनीति से प्रभावित बताते हुए ममता बनर्जी ने उसी तीर से निशाना साधा है, जैसे मनमोहन सरकार के दौर में बीजेपी लगातार सीबीआई की हर जांच को कटघरे में खड़ा करती रही। ममता का आरोप है कि राजनीतिक तौर पर बंगाल में सियासत का रास्ता तलाशती बीजेपी सीबीआई का सहारा ले रही है। आम लोगों के लिए बंगाल सरकार की योजनाओं को घोटाला बताकर घेरना चाह रही है। यानी ममता बनर्जी ने बेहद सधे तरीके से सीबीआई को लेकर उन्हीं तारों को छेड़ा है जिसे पहले बीजेपी मनमोहन सरकार के दौर में हर घोटाले के वक्त छेड़ा करती थी। अंतर सिर्फ इतना है कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने मनमोहन सरकार पर हर घोटाले से साफ बचने के लिए सीबीआई की जांच को आधार बनाने की बात कही और निशाना साधा, और केंद्र के इशारों पर सीबीआई काम कर रही है, ये बात अब ममता कह रही है। यानी ममता बनर्जी सीबीआई का नाम लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि उन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए सीबीआई जांच की जा रही है। महत्वपूर्ण है कि बंगाल की राजनीति में वामपंथियों के हाशिए पर जाने के बाद से ही एक बड़ी राजनीतिक शून्यता राज्य में उभरी है। बीजेपी इसी राजनीतिक शून्यता पर कब्जा करना चाहती है और उसे भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आधार पर यह खेल हो सकता है। वहीं शारदा चिटफंड घोटाले में फंसी ममता सरकार की मुश्किल यह है कि अगर घोटाले से बचने के बदले उसने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया तो तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक संकट गहरा सकता है। इसीलिए ममता ने अपनी आम लोगों की योजनाओं और विकास के मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार पर सीबीआई को हथियार बनाकर हमला बोला है।
আমি তো চাই স্মাগলিং বন্ধ হয়। হু আর ডুইং দিস? ইট ইজ নট স্টেট গভর্নমেন্ট, ইট ইজ দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। চিটফান্ড কার আন্ডারে? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसीलिए आज नॉर्थ 24 परगना के बोनगांव की एक सभा में ममता ने बकायदा अपनी उपलब्धियों को गिनाया कि कैसे दवाइयों में 78% छूट के लिए सस्ते दुकानों को उन्होंने पहली बार देश में शुरू किया है, कैसे लड़कियों में तालीम देने के लिए कन्याश्री कार्यक्रम शुरू किया है, और इसी के साथ मोदी सरकार पर यह कहकर निशाना साध दिया कि कैसे उनकी हर उपलब्धि दबाने के लिए सीबीआई के जरिए उन्हें फंसाया जा रहा है। यह वाकई देश के भीतर एक स्थिति तो जरूर है, सीबीआई की साख इस दौर में खत्म हो चली है, क्योंकि याद कीजिए कि सीबीआई सिर्फ राजनीतिक तौर पर न सिर्फ निशाने पर रही, सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर भी आई। और 2G मसले में तो सीबीआई डायरेक्टर को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बाहर कर दिया गया, आप जांच नहीं करेंगे। इन सब के बीच सीबीआई डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं 4 तारीख को। सरकार कुछ करने जा रही है, लेकिन उससे पहले जरा ममता के तेवर और तलखी देखिए जिस निशाने पर उन्होंने मोदी सरकार को लिया है। আপনারা তো সেলফি ফটো লাগিয়ে নিজের পাবলিসিটি করে বেড়াচ্ছেন, আর আমরা তো মানুষের জন্য কাজ করছি। সব টাকা কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, লজ্জা করে না? আমাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেননি। তা সত্ত্বেও বাংলার উপর এত হিংসে কেন? যাদের নিজস্বতা নেই, চরিত্র নেই, দাঙ্গাগুরু, তারা নাকি ধর্মগুরু। দাঙ্গাগুরুরা জ্ঞান দিচ্ছে, সেই জ্ঞান আমাদের শুনতে হবে। सीधे 2-2 हाथ करने की स्थिति में ममता बनर्जी आ रही है और बार बार कह रही हैं कि दरअसल उनकी सत्ता को डिगाने के लिए सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। ध्यान दीजिए तो ये वाकई केंद्र सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है कि अगला सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा। और इन सब के बीच अब वो पार्लियामेंट के भीतर एक संशोधन विधेयक लाने वाली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की सबसे बड़े राजनीतिक दल की भी शुमारी हो जाए कि वह भी अध्यक्ष चुनने में या कहें सीबीआई डायरेक्टर चुनने की स्थिति में आ जाए। लेकिन ये हालात पैदा क्यों हो गए और इस हालात में मोदी सरकार की मुश्किल क्या है? अगला सीबीआई डायरेक्टर होगा कौन और सीबीआई के तोते वाली पहचान जाएगी कैसे? यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। चूंकि सीबीआई देश की सबसे बड़ी और ताकतवर जांच एजेंसी है और सीबीआई की साख पर आई आंच ही राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान बन गया। और अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल सीबीआई की साख को वापस लाना भी है। और सीबीआई डायरेक्टर के पद पर किसी साख वाले शख्स की नियुक्ति शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो चला है। मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर 4 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं और अगले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर 1-2 नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा नाम है। इस फहरिस्त में बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा कैडर के आईपीएस का नाम है। मसलन अभ्यानंद 1977 बैच के हैं, बिहार कैडर से आते हैं। प्रकाश मिश्रा 1977 बैच के हैं, उड़ीसा कैडर से आते हैं। उमेंद्र भारद्वाज 1977 बैच के हैं, राजस्थान कैडर से आते हैं। अनिल सिन्हा और कृष्ण चौधरी 1979 बैच के हैं और बिहार कैडर से आते हैं। अरूप पटनायक 1979 बैच के हैं और महाराष्ट्र कैडर से आते हैं। शरद कुमार 1979 बैच के हैं और हरियाणा कैडर से आते हैं। वहीं केपी रघुवंशी 1980 बैच के हैं और महाराष्ट्र कैडर से आते हैं। संभवतः इन्हीं नामों में से किसी एक पर आखिरी फैसला मोदी सरकार को ही लेना है, क्योंकि पहली बार लोकसभा में विपक्ष की कोई हैसियत है नहीं, तो बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर कोई नहीं है। ऐसे में जिसकी भी नियुक्ति सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर होगी, उसे निशाने पर लेने से विपक्ष चूकेगा नहीं, यह भी तय है। क्योंकि कांग्रेस के सत्ता के दौर में बीजेपी ने मनमोहन सरकार को सत्ता बचाने के लिए सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप 1-2 बार नहीं दर्जनों बार बढ़ा। ऐसे में सत्ता अब जब 180 डिग्री में ठीक आमने सामने आकर खड़ी हो गई है, तो फिर अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी रहे मुलायम हो या लालू या फिर अरसे बाद सोनिया गांधी के साथ नेहरू के नाम पर एक मंच पर दिखी ममता बनर्जी। सीबीआई को हर जांच के वक्त निशाने पर लेने से कोई चूकेगा नहीं, क्योंकि सियासी बिसात पर सीबीआई को कैसे कोई मोहरा बना सकता है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कैसे सियासत का मोहरा बन सकती है, इसका नजारा ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ घोटाले की सीबीआई जांच में ही न सिर्फ उठा दिया है, बल्कि सीबीआई के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे आरोपों को लगाना भी शुरू कर दिया है।
मुश्किल यही है कि एक परीक्षा अगर सार्क में होनी है, दूसरी परीक्षा अगर इन सब के बीच अब ममता को कहीं ना कहीं सीबीआई के मसले पर खामोश करने की है, तो तीसरी परीक्षा कल शुरू होने वाले चुनाव के पहले चरण में वोटिंग को लेकर भी है। कश्मीर जी बड़ा दाव बीजेपी के लिए है और वहां पर कल पहले चरण में 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर को खून से सींचा, कश्मीर हमारा है, का जो यार है, कांग्रेस का जो यार है, एनसी का जो यार है, मुद्दे अपनी जगह है और चुनाव की रंगत अपनी जगह है, शायद इसीलिए गुस्सा भी एक जगह है और दूसरी तरफ ढोल और नगाड़ों के बीच ये है चुनाव के बीच जाने का रास्ता। जरा देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े बजते हैं, तो फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नारों और उल्लास के बीच कल बांदीपुर में वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में सिर्फ बांदीपुर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की 15 सीटों पर वोटिंग होगी। कश्मीर में ये सर्दी का मौसम है। तापमान रात को 0 से नीचे चला जाता है। सुबह 8 बजे कश्मीर में मतदान शुरू होगा। पहले जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों और अब की बार हो रहे चुनावों में काफी फर्क देखा जा रहा है। जहां एक तरफ मतदाताओं का उत्साह 7वें आसमान पर है, वहीं पर राजनेता भी आस लगाए बैठे हैं। लद्दाख की नोबरा और लेह, करगिल की करगिल और जंस्कार, गांधरबल की गांधरबल और कंगन, बांदीपुर की बांदीपुर, सोनावारी और गुरेज, वहीं डोडा और रामबन की किश्तवाड़, रामबन, इंद्रबल, डोडा, भद्रवा और बनियार। जाहिर है इन 15 सीटों पर सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील दिल्ली से लेकर कश्मीर तक माना जा रहा है। शायद इसीलिए सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जांच भी तेज की और इसका असर बीते 48 घंटों में नजर आया, जब 2 दिनों में बड़ी तादाद में हथियार जब्त किए गए। हथियारों की जब्ती ने चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर यह सवाल तो खड़ा किया ही है कि कल सुबह से पड़ने वाले वोटों की तादाद इस बार रिकॉर्ड रहेगी या फिर कोई आतंकी घटना चुनावी रंग को फीका कर सकती है। हालांकि पहली बार चुनाव बायकॉट का नारा लगाने वाले अलगाववादियों को महीने भर पहले से ही गिरफ्तार कर नजरबंद किया जा चुका है। मसलन हुर्रियत नेता गिलानी घर में नजरबंद है, यासिन मलिक अनंतनाग की जेल में है, मौलाना अब्बास अंसारी बीमार है, अब्दुल गनी भट्ट सोपोर में कैद है और इस कतार में समूची घाटी में 100 से ज्यादा अलगाववादियों को चुनाव तक के लिए बंद कर दिया गया है। और असर इसी का है कि इस बार बायकॉट का कोई नजारा या कोई नारा सड़क पर नहीं है, उल्टे हर रैली में बड़ी तादाद में कश्मीरियों की भागीदारी हो रही है। और पहली बार घाटी में बीजेपी ने भी मोदी की लोकप्रियता भुनाने के लिए अमीरा कदल से डॉक्टर हिना भट्ट और सोनावर से दारा किशन अंद्राबी को मैदान में उतार दिया है। दरअसल सबसे बड़ा फर्क जो इन चुनावों में देखा जा रहा है वो बीजेपी का मिशन 44 है, जिसके लिए मोदी के साथ साथ पूरी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। परीक्षाएं तो होती हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर कैबिनेट मिनिस्टर वह भी शिक्षा मंत्री ज्योतिष से शिक्षा लेने पहुंच जाए तो यह वाकई मुश्किल तो है। तस्वीर देखिए। दरअसल ये देश के एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी का है, जो कि पहुंची एक ज्योतिष से जानकारी करने के लिए उनका भविष्य क्या कहता है। पंडित जी खामोश नहीं रहे, या कहें ज्योतिषाचार्य खामोश नहीं रहे। तस्वीरें सामने आई, कैमरा सामने आ गया तो वह भी बोल पड़े। क्या कहा पंडित ने? राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने की घोषणा आगे के लिए कर दिया घोषणा। नहीं, आपकी हर भविष्यवाणी सच निकलती है, क्या इनकी भविष्यवाणी भी सच निकलेगी? राष्ट्रपति बन? बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के बाद राष्ट्रपति बनेंगी। क्या कहा स्मृति ईरानी जी ने? मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। मैं किस धर्म में विश्वास करती हूँ, मैं किसकी आराधना करती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, उसका जब तक मेरे राजनीतिक जीवन अथवा मेरे जो भी कार्यभार है उससे कोई अगर संबंध नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बढ़ाइए टीआरपी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को चलाया होता तो तब शायद बच्चों को सबक मिलता कि आप इन सुपरस्टिशंस वगैरह को छोड़ दीजिए और वो काम कीजिएगा जो कि बुद्धिमान काम है। देखिए, शिक्षा मंत्री हो करके अंधविश्वास फैला रही है,
हमको तो मिलेगी तो कहेंगे, उनको एक शेर सुनाएंगे कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। लगता है कि दूर कहीं चमक रहा है तो वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ जाइए तो पता चलता है जी नहीं, रेत ही है। शायद इसी तरीके से भारत की सियासत में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश सियासी तौर पर किसी मरीचिका के समान हो चली है। नीतीश कुमार देखिए किस अंदाज में घेर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा आवाज पहचान रहे हैं नहीं आना चाहिए। अरे आवाज पहचान रहे हैं ना। हाँ। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इसलिए कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। सुन लिए ना, 15-20 लाख रुपया सब गरीब को मिल जाएगा ही कहते। अब सब जगह भाजपा के लोगों से पूछिए कि 15-20 लाख रुपया चेक से दीजिएगा कि नकदी दीजिएगा, गरीब लोग पूछ रहा है। जी, सियासत बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, वार करने की स्थितियां बदल रही हैं।